अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुआहदे में खाना खाना शामिल नहीं था। हमारा पीटीआई से इत्तेहाद वोट की हद तक था। हमसे किसी मामले पर मुशावरत नहीं की जाती, हमें किसी मामले पर एतमाद में नहीं लिया जाता। वज़ीर आज़म हर हफ्ते लाहौर आते हैं मगर हमारे से मुलाकात नहीं करते। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमें हुकूमत की किसान पॉलिसीज़ पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, ये वो गिले शिकवे हैं जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने आज वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में जो ज़ोहराना दिया गया था उसमें शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने का मकसद मुख्तलिफ कौमी और सियासी उमूर पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना था, मगर महसूस ये होता है कि हुकूमत और काफ लीग के दरमियान अब जो फासले हैं ये बढ़ रहे हैं और किसी भी वक्त हो सकता है मामलात कहा जा रहा है इस नहज पर भी पहुंच जाएं कि काफ लीग हुकूमत से अलहदा होने का भी सोच सकती है। मुस्लिम लीग काफ ना सिर्फ नाज़रीन हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मन मुकर्रर ना करने की वजह से किसान दुश्मन पॉलिसियों पर खुलकर अब तनकीद कर रही है, बल्कि दीगर सियासी मामलात पर वो कह रहे हैं कि हमसे मुशावरत भी नहीं की जाती है। दूसरी तरफ आज ज़ोहराने को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इत्तेहादी जमातों की जानिब से महंगाई को लेकर गवर्नेंस पे तरक्याती फ़ंड्स और मेगा प्रोजेक्ट्स ना दिए जाने पर इत्तेहादी जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया आज, जिस पर वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से इत्तेहादियों को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और वादे पूरे करने की यकीन दहानी करवाई जैसे हमेशा से वो करवाते आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा 2.5 सालों को कारकर्दगी के साल भी करार दिया और ये कहा है कि अगला इलेक्शन जो होगा ये कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। सवाल ये है कि दीगर इत्तेहादी जमातों की तरह मुस्लिम लीग काफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करवाने के लिए ज़ोहराने को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सवाल ये भी है कि वफाकी काबीना का हिस्सा होने के बावजूद काफ लीग के वज़ीर किस बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि उनसे मुल्की मसाइल के हवाले से मुशावरत नहीं की जाती। अहम सवाल ये भी है कि क्यों हुकूमती उमूर चलाने के लिए वज़ीर आज़म जो है ये इत्तेहादी जमातों से मुशावरत पर यकीन नहीं रखते हैं। मुझे ज्वाइन किया नाज़रीन मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब, आपने वक्त दिया। तारिक बशीर चीमा साहब, जिस तरह आज बाकी इत्तेहादी जमातों ने अपनी शिकायतों के तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगाए, वज़ीर आज़म साहब के सामने फ़ेस टू फेस उन्होंने जो भी ग्रीवियंसेस थे, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने सामने बैठ कर डिस्कशन की। आप लोगों के मुतालिबात, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ होंगे। क्या आप नहीं समझते कि अगर उस ज़ोहराने में शिरकत करके वज़ीर आज़म साहब के सामने बैठ कर ये सारे गिले शिकवे कर लिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता? जी शादिया, देखिए बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि हमारी खातिर हमारा उन पार्टीज के साथ उन इत्तेहादियों से केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हाँ। वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट में। हम वाहिद जमात हैं जो पंजाब में भी इनके इत्तेहादी हैं और मरकज में भी इनके। हमारे लिए इन्होंने 2 कमेटी बनाई, एक जहांगीर तरीन साहब की और परवेज खटक साहब की। वो खत्म करने के बाद इन्होंने कमेटी बनाई गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, असद उमर एंड सो लोगों। हमने 12 शोर मचाया, 12 अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया कि इस तरह मामला तो नहीं चलते, खुदा के लिए कोई बेहतर फैसले करें। अब देखो ना, 2.25 साल गुजर गए, आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शंस की तैयारी हो जानी है। आपके हालात ये हैं कि किसान सड़कों पर हैं, लेडी हेल्थ वर्कर सड़कों पर हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। कौन सा फैक्शन ऑफ सोसाइटी है जो एहतजाज में नहीं है? अब जिस हल्के से मैं एमएनए बनता हूँ वहाँ पर 98% लोग काश्तकारी से मुंसलिक हैं। हाउ कैन आई बिट्रे देम? हाउ कैन आई? दिस इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी शाजिया, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसान ही इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है मईशत की। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो कैबिनेट का हिस्सा हैं, उस फोरम का हिस्सा हैं जहां बड़े बड़े फैसले होते हैं, फैसला साजी होती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपसे मुशावरत ना होती हो या आप अपनी तजवीज़? कोई मुशावरत नहीं होती। जब कैबिनेट में बात होती है, जब भी हमें मौका मिलता है, हम एक भी मौका जाया नहीं करते। अच्छा। अपना इनपुट देते हैं, कोशिश करते हैं, जो हमारी अकल फिक्र है उसके हिसाब से हम जरूर बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपने फैसले देखे ना, फैसले क्या हो रहे हैं कि आपने 1400 रुपया गंदम की कीमत रखी पिछली क्रॉप, 1400 रुपए पे आपने क्रॉप उठाई,
आज मार्केट में सुबह आप शाजिया पता करना कि गंदम का क्या रेट है, 2200, 2400, 2300, ये शहरों पे डिपेंड करता है कौन कितना बड़ा शहर है, कितनी प्राइस ज्यादा है। अब आपने किसान को जो मार दिया, उससे 1400 रुपए की गंदम आपने जबरदस्ती उठा ली, 1400 रुपए के हिसाब से मार्केट में बिक रही है, 2400, 2300 के हिसाब से। कोई आदमी नहीं है जो काश्तकार का सोचे, उन लोगों का सोचे जो हर मुश्किल में इस मुल्क को बेल आउट करते हैं, हर मुश्किल में वो अनाज मुहैया करते हैं। आप यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हो, आप यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के सोचने वाली बातें हैं कि उनको कौन लोग ये मशवरे दे रहे हैं। यूक्रेन से आप इंपोर्ट कर रहे हो 2200, 2100, 2300, रशिया से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने अपने किसान को पैसे नहीं देने, आपने बाहर से पैसे। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल किसानों के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन से आप लोगों के मसाइल हैं? तरक्याती फंड्स पर भी अभी आप लोगों को नहीं, तरक्याती फंड्स पर हमें कोई इतराज नहीं है जी। एक वाहिद वादा है जो गवर्नमेंट ने पूरा किया है। अच्छा, वो इन्होंने तरक्याती फंड्स हमें भी दिए हैं, ठीक है, MPF को भी दिए हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी, GDA को भी, अवामी मुस्लिम सबको दिए। किसी को उन्होंने डेवलपमेंट फंड जरूर दिए, इसमें कोई शक नहीं है, एंड वी आर थैंकफुल टू देम, हम उनसे मशहूर हैं। लेकिन डेवलपमेंट फंड देखे ना, हल्के में सड़कें बनवाना या स्कूल खोलना या सीवरेज से किसी गरीब आदमी का पेट शाजिया नहीं भरा जा सकता। ठीक है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हम कहते हैं खुदा के लिए होश के नाखून में, खुदा के लिए वक्त गुजरता जा रहा है, आप मुशावरत से अच्छे फैसले करें, मुल्क की मफाद में हो। तो आज जो आप लोगों ने एक मैसेज दिया है, उस दोहराने में शरीक ना होकर उसके बाद कोई फेडरल किसी मिनिस्टर की जानिब से कोई राब्ता हुआ कि पूछा गया, आपको इनवाइट किया गया था, आप लोग क्यों नहीं आए? जी नहीं। अच्छा, तो 2.5 साल मामलात ऐसे ही चलेंगे या कोई कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है, इत्तेहाद से अलहदगी भी हो सकती है? देखिए जी, हमारी तो कोशिश है, हम इस कश्ती के सवार हैं। अच्छा, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे गलत बयानी की आदत नहीं है। हमारी ये कोशिश है, रहेगी कि इस इत्तेहाद में दरार न पड़े, इसमें कोई ऐसा शिकाफ ना हो जो पुर ना हो सके। लेकिन अगर इन्होंने अपने दरवाजे हम पर इसी तरह बंद रखने हैं, अच्छा, और इसी तरीके से इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, तो फिर देखें ना, हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमने फैसला वही करना है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में होगा, बेहतरी में होगा, हम वही फैसला करेंगे। सही, इसका मतलब मामलात उस नहज पर भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब मेरे साथ ने मुझे ज्वाइन किया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, ये बात तो दुरुस्त है, ज़ाहिर है जब एक घर में भी लोग इकट्ठे रहते हैं तो इख्तलाफात हो जाते हैं, सोच में फ़र्क होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ ज़ाहिर है हमारे एक माशरे की एक ज़ाहिर एक तरजीहात में ये चीज़ शामिल है, जब कोई नाराज़ हो तो उसको मनाया जाता है, ज़्यादा लंबी नाराज़गी नहीं होती है। लेकिन जब हम मामलात देखते हैं हुकूमत और काफ लीग के, तो मामलात अब कुछ लगता है ज़्यादा संजीदा होने लगे हैं। इन 2-2.5 सालों में हमने देखा कि रूठना, मनाना, नाराज़गियाँ, गिले शिकवे, तहफ़्फ़ुज़ात, इनका सिलसिला हमने देखा है पिछले 2.5 सालों में। लेकिन आज एक बार फिर से वज़ीर आज़म के खाने में शिरकत ना करके काफ लीग ने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। बड़ी एक लग रहा है कि वो सही अब आप लोगों से नाराज़ हैं। तो इन 2.5 सालों में क्या उनके ऐसे ग्रीवेंसेस हैं जो आप लोग हल नहीं कर सके या कोशिश नहीं की उनके मसाइल को हल करने की, उनकी बात सुनने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। काफ लीग और हमारा साथ जो है वो इलेक्शन के बाद से अभी तक अल्लाह के करम से चला है। और एक चीज़ मैं जो हुकूमत के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना मैंने चौधरी साहिबान को या काफ लीग को मैंने जो इनको देखा है, क्योंकि हमारे एलाइज हैं और इनके साथ हमारी काफ़ी एक तवील रफ़ाक़त अभी गुजरी है, 2-2.25 साल हो गए हैं, तो चाहे जितना भी गिला हो उस पर मैं बात कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं उनको कह दूँ कि चौधरी साहिबान की मेरे ख्याल में जब वो आपके साथ खड़े होते हैं तो वो खड़े रहते हैं, गिला उनका रहता है और वो हो भी सकता है। अब गिला क्या है, देखें मरकज़ में तारिक साहब हमारे साथ हैं, चीमा साहब बहुत ऑनरेबल आदमी हैं और बहुत रख रखाव वाले आदमी हैं। मैं उनको उस दिनों से जानता हूं जब वो मेरे चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के।
तो मामलात को समझने वाले और मामला फहम आदमी हैं और काफ़ी दूरंदेश भी हैं और चीज़ों को संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उनका पंजाब में देखें तो हमारे साथ उनके मजबूत वजारतें भी उनके पास हैं और ज़ाहिर है स्पीकर का एक बहुत अहम ओहदा भी वहाँ उनके पास है और अच्छी कोऑर्डिनेशन सरदार उस्मान मोहम्मद बज़दार साहब के साथ उनकी है। अब कुछ इश्यूज ऐसे ज़रूर हैं जो मैं नहीं चाहता कि मैं मीडिया पे यहाँ पे करूँ, क्योंकि पार्लिमानी उमूर के वजीर के तौर पे बहुत सी चीज़ों का हमें इदराक होता भी है, मिलते भी हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुलाकात होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपने एलाइज के साथ आप बंद कौम में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, वो मसाइल हल हो जाते हैं। कुछ इश्यूज मैं समझता हूँ कुछ गिले उनके जायज भी हैं, वक्त पे वो हल हो जाने चाहिए। बंद कमरों में अगर डिस्कस होते हल होते तो आज फिर ये नौबत ना देखनी पड़ती ना। एक दफ़ा आपको याद है कि बजट जब आ रहा था तब भी एक खाना था, इस तरह वज़ीर आज़म साहब ने इनवाइट किया था तो काफ लीग ने कह दिया था अभी हमने ऑलरेडी अपने दोस्तों को बुलाया हुआ, इसलिए हमने यहाँ से इसे बहाना कह लें या कुछ भी कह लें। खैर आप एक बात बताएं, जब आप अपने हल्के में जाते हैं अली मोहम्मद खान साहब, आपको भी तो ज़ाहिर है शिकायत सुनने को मिलती होंगी ना कि इलेक्शंस के डेज़ में आप लोगों ने ये वादे किए थे, आपके मैनिफेस्टो में ये था, आपने बड़े हमें ख्वाब दिखाए थे, सब्ज़ बाग दिखाए थे, तो इस हद तक तो उनकी ये शिकायतें जायज़ है ना कि तरक्याती काम नहीं हो रहे हल्कों में, लोग जाते हैं तो ज़ाहिर है लोग शिकायत करते हैं, तो इस तरह की तो हल मसाइल को हल करने की हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए ना जो इत्तेहादियों के हैं। हल्के का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल हल्के की शिकायत उनकी जायज़ है। मैं खुद इस वक्त अपने हल्के में हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा असेंबली का काम जो है वो ऑफ हो गया था। सेक्रेटेरिएट को स्केल डाउन किया गया क्योंकि कुछ शायद कुछ केसेस ऐसे आए हैं इस्लामाबाद में जिसकी वजह से एहतियात की गई। मैंने मुनासिब समझा कि बजाय वक्त वहाँ ज़ाया करूँ, फिर हल्के में आज कुछ काम थे तो बिजली के कुछ काम यहाँ आज किए, शाम तक हम उधर ही बिजी रहे। इसी तरह सारे सियासतदान इसी तरह बिजी रहते हैं। हाँ। तो हमने तो कोशिश की है कि अपने MNAs और अपने MPs से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं यहाँ पर डिस्कस अगर करूँ कि हमने इतने फंड्स दिए हैं और इतने जो है देने चाहिए, ये चीज़ें इधर डिस्कस करने की नहीं है। मैं पहले अर्ज़ किया कि उनके कुछ गिले बिल्कुल जायज़ हैं और इंशाल्लाह उसको सरदार साहब वहाँ पे, उस्मान साहब पंजाब में देख लेंगे, मरकज में इंशाल्लाह खान साहब भी हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने इस जेस्चर को कैसे लिया? उन्होंने समझा कि वाकई नाराज़गी है, ज़ोहराने में ये मामला डिस्कस हुआ, काफ लीग नहीं आई, काफ लीग को आना चाहिए था, इतनी इंपॉर्टेंस है काफ लीग की कि आज ज़ोहराने में उनको डिस्कस किया गया हो? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के लिए तो काफ लीग आम है ही नहीं। नहीं, मैं तो नहीं था, मैं तो हल्के में हूँ, आज मैं मर्दान साइड पे हूँ, तो जाहिर है डिस्कस हुआ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप डिस्कस कर भी लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको मीडिया पे बोलें। अपने एलाइज पे हमें ट्रस्ट है, इंशाल्लाह वो खड़े रहेंगे, वजारत हो भी ना। मैं आपको इतना कह दूं, मुझे इतना उन पर ट्रस्ट है PMLQ के चौधरी साहिबान पे और तारिक साहब पे कि उनकी वजारत भी ना रखें फिर भी वो एलाइज के तौर पे हुकूमती बेंचों पे हमें सपोर्ट करेंगे। इतना मुझे उन पर ट्रस्ट है। अच्छा, जो गिले उनके हैं, हाँ, वो तो उन्होंने कह दिया कि हमारा जो आपस में ताल्लुक है वोट की हद तक है, वो हम लोगों ने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया है, ये तो वो मान रहे हैं। वो कहते हैं मुआहदे में मोनस इलाही कहते हैं ये चीज़ शामिल नहीं है कि हम लोगों ने आपके साथ खाने भी खाने हैं। नहीं, कभी देखें, कभी आप किसी चीज़ पे उदास होते हैं तो कोई बात आ भी जाती है, लेकिन इंशाल्लाह अपोजिशन जो है वो अपनी खातिर जमा रखे, 2023 की तैयारी पकड़े और 2023 के बाद इंशाल्लाह एक बार फिर इमरान खान है जी। अच्छा, आपकी एक अच्छी बात है, आप हक और सच की बात करते हैं, चाहे आपकी पार्टी के अंदर कोई गलत बात हो रही है आप उस पर आवाज़ उठाते हैं। ये जो किसानों के साथ पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ हुआ है, इवन के कल किसान इत्तेहाद के चेयरमैन भी मेरे प्रोग्राम में थे, कल जब ये चल रहा था, खबरें भी चल रही थी कि उनसे बातचीत हो गई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, धरना ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बाकायदा मेरे प्रोग्राम में ये बोला कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हमें डंडे के ज़ोर पर उठाया गया है। ये तो बड़ी गलत बात है कि आप बाहर आवाम को कुछ बता रहे हैं लेकिन आप उनको डंडे के जोर पर उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता किसानों के साथ ज्यादती हो रही है? कुछ मुज़ाकरात का तो मैं हिस्सा रहा हूँ, ये अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ थे या जो ख़वातीन जो LHPs आई थी, और उसकी इंशाल्लाह हफ्ते एक में उसके मीटिंग स्टार्ट हो जानी है, जो मैं परवेज़ खटक साहब और उसमें अरबाब शहजाद साहब हैं। जो किसानों का मुज़ाकरात थे वो मेरे ख्याल में ज़्यादा पंजाब में हुए हैं और मैं तो वहाँ नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि आपस में उनकी क्या डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन इतना मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि दूसरी तीसरी कैबिनेट मीटिंग है जिसमें प्रॉपर फूड सिक्योरिटी पे और व्हीट पे और शुगर पे और किसानों के बिलखुसूस अभी जो क्रशिंग सीजन स्टार्ट होना है उस पर इमरान खान साहब डिटेल ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। और इस बात को भी ये तरसों ट्यूसडे को जो हुआ है मीटिंग हमारी काबीना की हुई है,
उसमें इन डिटेल इन डेप्थ ये स्टडी किया गया है और डिस्कस किया गया, उसमें फैसला साजी की गई है कि ये जो सिंध ने वक्त से पहले रेट्स का ऐलान करके 2000 रुपीस का जो ऐलान किया है, उस पे हमने उस पे रिजर्वेशन का भी इज़हार किया गया है कि आप वो बात करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, कि एक ऐसा फैसला हो जिसमें किसान भी खुश हो, उसको भी मुनासिब आमदन मिले, उसको अपना जो है ऐसे तो नहीं हो सकता एक सूबे के किसान को खुश कर दें तो दूसरे सूबे के किसान को आप नाराज कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ये प्रेरोगेटिव फेडरल गवर्नमेंट का होता है और वही उसको करेगी। दूसरा ये है कि किसान पे पॉलिटिक्स जो करता है वो जुल्म इस मुल्क से ये करेगा कि पाकिस्तान प्रिडोमिनेंटली आज भी 60 से 65%, 60 से 65% आज भी हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। हाँ। और काबीना के स्टार्ट में मुझे याद है, हुकूमत के स्टार्ट में एक ब्रीफिंग दी गई थी एग्रीकल्चर पे, और वो फिगर्स जो हमें दी गई वो सुन के तो हमारे तो कान खड़े हो गए कि 18वीं तरमीम के जहां बहुत से फायदे हुए, 18वीं तरमीम का एक नुकसान बहुत बड़ा ये हुआ कि एक वो मुल्क जो 65% ज़रई मुल्क है, उसमें जब आपने एग्रीकल्चर फुली नीचे डिवॉल्व कर दिया सूबों में, तो वहाँ फैसला साजी का फुकदान रहा। और एक फिगर पेश की गई काबीना में, वो बड़ी एस्टॉनिशिंग थी। वो ये थी कि सिर्फ किसी सूबाई या मरकजी हुकूमत की बात नहीं थी, रियासत पाकिस्तान एज अ स्टेट, सूबाई प्लस मरकजी हुकूमतें मिला के 18वीं तरमीम के बाद, शादिया साहबा, यू विल बी अमेज्ड व्हेन यू हियर दिस, कि एक 65% ज़रई मुल्क में पिछले 2011-12 से जब से ये 18वीं तरमीम आई है, तो 60% के करीब स्पेंडिंग ज़राअत पे रियासत ने कम की है, मतलब सूबे में और मरकज को मिला के। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल सिन है। अब इसको भी, इस पॉइंट को भी देख लें कि आप 2000 की सपोर्ट प्राइस अनाउंस करना चाह रहे हैं या आपने की है। एक तो आपके पास उसका इख्तियार नहीं है, हमेशा मरकज करता है, क्योंकि मरकज ने पूरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी देखनी है, हमने AJK और JB की भी देखनी है। दूसरी बात यह है कि क्या ये प्रैक्टिकल है। बहरहाल मैं फिर ये कहना चाहूंगा, जितना इमरान खान साहब किसान से सोच रहे हैं उसके लिए फैसला साजी कर रहे हैं। माजी में किसी ने नहीं किया। 60% तो आपने स्पेंडिंग कम कर दी। आप किस तरह किसान की बात कर सकते हैं? आप तो बात ही नहीं कर सकते। एक ज़रई मुल्क की आपने कमर तोड़ दी। 60% स्पेंडिंग, मतलब 100 रुपए में 60 रुपए किसान के काट दिए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नून लीग के रियासती इदारों के खिलाफ सख्त बयानिए के मनफी असरात जो हैं ये नून लीग समेत PDM इत्तेहाद पर पड़ना शुरू हो गए, जबकि 15 नवंबर को होने वाले जो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हैं इस एतबार से भी अलग और मुनफरिद अहमियत के हामिल है ये इंतखाबात, कि इन इंतखाबात में PDM इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। PDM के गुजरांवाला, कराची और कोयटा में होने वाले जलसों में स्टेज शेयर करने वाले बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस वक्त दोनों गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन दोनों अपने ही जमात के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कोशा हैं। PDM इत्तेहाद में भी दोनों जमातों का मकसद हुकूमत गिराकर इक़्तिदार को हासिल करना है और गिलगित बल्तिस्तान में भी दोनों जमातें इक़्तिदार ही चाहती हैं, लेकिन एक जगह साथ हैं और एक जगह मुखालिफ हैं, लेकिन मकसद एक है और वो है इक़्तिदार। क्या मौजूदा वक्त में नज़रिया ज़रूरत की इससे बड़ी मिसाल कोई और होगी? मरियम नवाज ने आज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गंबा में इंतखाबी जलसा किया और खिताब करते हुए कहा कि जो पार्टी छोड़ जाएं, दबाव में आ जाएं और भरोसा तोड़ दें, कारकुनान उनका घेराव करें। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तान में 16 उम्मीदवार थे, जिनमें से 8-9 को उन्होंने तोड़ लिया है, लेकिन जो उम्मीदवार थोड़ा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, अपने हक के लिए खड़ा ना हो सके, वो अवाम के हक में क्या खड़ा होगा? वो नहीं खड़ा हो सकता। सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज भूल गई कि आमरीत का दबाव तो नवाज शरीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सके थे, वो नहीं रुके थे और 2000 में अपनी सारी पार्टी को छोड़कर वो जद्दा चले गए थे। तब नवाज शरीफ हक पर थे अगर, तो खड़े क्यों नहीं हुए? पार्टी रहनुमाओं को खुद क्यों कैद में छोड़कर वो जद्दा चले गए? नवाज शरीफ अगर आज भी हक पर हैं तो मुल्क वापस आकर फिर अपने खिलाफ जो जारी मुकदमात हैं उनका सामना क्यों नहीं करते? ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बताते हैं कि नून लीग का जो बयानिया है ये गैर मकबूल हो रहा है। और क्या PDM इत्तेहाद जल्द वाकई टूटने वाला है? मैं बात करूँगी, इस पर मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब आपका। अता तारड़ साहब, बात यह है
कि नून लीग का इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया है इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिन ब दिन मज़ीद सख्त होता जा रहा है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, मरीम नवाज़ साहिबा इसमें खुलकर बोली, फिर इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है ना वो तकरीर की, अपना बयानिया एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने सामने रखा। आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो क़यादत के इस बयानिए के साथ चलने वाले नहीं हैं और इसका आने वाले दिनों में पार्टी को मजीद नुकसान होगा? बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा। देखिए, हमारी जो क़यादत की बात है, जो बयानिया है, वो आइन की और कानून की हुक्मरानी के हवाले से है। आइन पाकिस्तान एक किताब है जो तमाम पाकिस्तान के जो मामलात हैं, हुकूमत किस तरह चलनी है, क्या हुदूद क़यूद हैं, उसको उसका तयन भी करती है, उसको तय भी करती है। तो हम तो आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, बाकी हमारी किसी से कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है, ये कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है। और देखिए, आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी सियाचिन ग्लेशियर पर जो जवान, जो अफसर ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं, उनको भी सलाम पेश किया। बात किसी इदारे की नहीं है, बात इस बात की है कि सियासत में एक जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, और उस हवाले से आगे फिर सारे मामलात हैं। हमारी जमात के अंदर देखिए, इस जमात को बहुत कोशिश की गई। हमारी जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है, पंजाब में हमारे 166 मेंबर्स हैं, कौमी असम्बली में हमारे 86 मेंबर्स हैं, मगर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी इंटैक्ट है। बलूचिस्तान में एक मसला ज़रूर आया, वो एडमिट भी करना चाहिए, आया। वो कबायली नौयत का मामला था जिससे इख्तलाफात पैदा हुए। सनाउल्लाह ज़हरी साहब की और अख्तर मेंगल साहब की जो मुखालफत थी या दुश्मनी कह लें, वो कबायली दुश्मनी थी और वो पिछली कई दहाइयों से चल रही है। उस पर इख्तलाफात हुए। कादर बलोच साहब का बयानिया वो भी खुलकर उन्होंने सबके सामने कहा है कि नून लीग जिस बयानिए के साथ चल रही है, जिस तरीके से इदारों को टारगेट कर रही है, फौज को टारगेट कर रही है, हम नहीं चल सकते साथ। देखिए, बिल्कुल जो बुनियादी मसला था वो कबायली इशू से उठा और उसके बाद उन्होंने बाकी रीज़न साइट किए और वो उनका हक है, वो ज़रूर करें। मगर कहने का मकसद ये है कि जो जलसे जुलूसों के अंदर, पार्टी मीटिंग्स के अंदर हम जोशो खरोश देखते हैं और जिस तरीके से हमारे पूरे मेंबर्स जो हैं वो कमिटेड हैं, वो साथ खड़े हैं अपनी क़यादत के। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेस ज़रूर हो सकती हैं, यानी मेरी राय किसी और से मुख्तलिफ हो सकती है, किसी और की मेरे से मुख्तलिफ हो सकती है, बट हैविंग सेड दैट, आप अयाज सादिक के बयानी के साथ खड़े हैं, जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर बात की, आप उनके साथ खड़े हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जो बात की। मैं बिल्कुल अयाज सादिक साहब के साथ खड़ा हूं। अच्छा। मैं उनके मौक़िफ़ को इंडोर्स करता हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अयाज सादिक साहब ने कहा कोई पाकिस्तान एयरफोर्स पे सवाल नहीं उठाया, कोई हमारी विक्ट्री पे सवाल नहीं उठाया, जिस महारत से भारतीय जहाज़ को गिराया गया हम सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने सवाल क्या उठाया? उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर पे सवाल उठाया और अभिनंदन को छोड़ने के वाले से सवाल उठाया, और साथ उन्होंने कहा कि भारत की ना जुर्रत है ना थी कि वो हमला करता। ये उन्होंने बात की। उन्होंने सियाको सबाक बयान किया, उन्होंने वजाहत दी। वजाहत देने के बाद जो इंडियन चैनल्स और इंडियन मीडिया पे बात हो रही थी उसी को रिपीट किया गया पीटीआई के नुमाइंदों की तरफ से पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर। फवाद चौधरी साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूं, वो इंडियन चैनल पे गए और उन्होंने कहा कि जी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी और फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ थी और सियाको सबाक से हट के पेश किया गया है। तो अगर अब सच क्या वो है जो इंडियन चैनल्स और इंडियन एंकर्स और यहाँ पे लेकिन जो तासुर गया कि टांगे कांप रही थी, रात को इंडिया हमला करने वाला है, आप देखें आप दूसरे मुल्क को, दुश्मन मुल्क को मैसेज क्या दे रहे हैं। बाद में जितनी मर्जी वजाहतें आ जाएं, लेकिन आपकी पार्टी के अपने बहुत से लोग जो अंदर खाते ये बातें कर रहे हैं कि ये बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है। और दूसरी बात यह है कि अयाज सादिक साहब ने क्या बात की, उन्होंने कहा जी ये अब देखें ना, एक बात आप कर रही हैं, अगली बात नहीं बता रही कि उन्होंने कहा कि इंडिया की ना जुर्रत थी ना वो हमला कर सकता था। उसमें क्या बहादुरी का आंसर नहीं है? उसमें क्या हमारी जो दिफाई सलाहियत है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तकरीम का आंसर नहीं है? अब उसमें से अगर एक हिस्सा उठा के कोई चला दे तो वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। और दूसरी बात यह है, इतनी सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था कि उसको इस तरह ना किया जाता। फिर वजीर आजम ने हर जगह पे बैठ के कहा कि इसको डाई डाउन ना करने दिया जाए, इसको मजीद उछाला जाए।
आज देखिए इतने दिन गुजरने के बाद आज हम फिर उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं हमारे आपके इत्तेहादी भी इस पे साथ नहीं है ना। आपके पीडीएम के अभी हाफिज हुसैन अहमद साहब से भी मुझे बात करनी है, उनके बयानात आप सामने देख लें, वो कोई भी साथ नहीं खड़ा है। आपकी पार्टी के मलिक अहमद खान साहब मेरे प्रोग्राम में आकर कह चुके हैं कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। मतलब कि सिर्फ मीडिया की बात ना करें, आपकी पार्टी के अपने लोग पीडीएम के इत्तेहाद में जो आपकी दौर जमाते हैं वो भी इसके अगेंस्ट है। मैंने तो नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, बट देखिए फजल रहमान साहब इस बयान के बाद अयाज सादिक साहब के घर गए, वो JUIF के लीडर हैं। हाँ। उन्होंने बाहर आके मीडिया टॉक की और उन्होंने उनको कहा कि जी हम इनके साथ खड़े हैं, और अगर किसी की ज़ाती राय है उसका बिल्कुल हमें बड़ा एहतराम है, मगर ये जो तासुर हमारे मुखालफीन की तरफ से, और मैं जब मुखालफीन कहता हूँ तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ, कि उनकी तरफ से जो तासुर दिया जा रहा है कि हमारी पार्टी डिवाइडेड है या हमारे लोग छोड़ रहे हैं इस मामले के ऊपर, वो तासुर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज ने जो आज गिलगित बल्तिस्तान में जो कहा, पहली तकरीर ही उन्होंने बड़ी वो मतनाज़े उन्होंने बात कर दी कि जो उम्मीदवार नून लीग को छोड़कर जाए, दबाव बर्दाश्त ना कर सके, पार्टी के लिए खड़ा ना हो सके, कारकुन उसके घर उसका जो है ना वो घेराव कर लें। आपको लगता है ये रवैया दुरुस्त है? वैसे वोट को इज्जत दो वाली बात करते हैं, और दूसरा अगर कोई पार्टी छोड़ के जाना चाहता है तो घेराव कर लेना या उसको प्रेशराइज करना, उल्टा ये तो आप लोग प्रेशराइज करने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए हर जमात में हमने बड़ा हौसला, बड़ा सब्र और बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हाँ। हमने 126 दिन के धरने बर्दाश्त किए, हमें गालियां दी गई, हमला किया गया पार्लियामेंट पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ एडवांसमेंट की गई, गिरेबान से पकड़ लो, घसीटो सड़कों के ऊपर, मार दो, ठोक दो, लटका दो। हमने बहुत बर्दाश्त किया। देखिए अब हमारा सियासी वर्कर हमारे से सवाल करता है, मैं अपने हल्के में जाता हूँ, लोग पूछते हैं कि जनाब अता साहब ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हमें हक नहीं है कि हम इनके खिलाफ बोले? हमारे अपने जिले के अंदर अशरफ अंसारी नामी आदमी रोज हमारे खिलाफ तकरीर करता है, हमारे कारकुन के जज्बात मजरूह होते हैं, हम एक लिमिट तक हल्के के लोग ये नहीं कहते कि जो बयानिया नवाज शरीफ लेकर चल रहे हैं अपने इदारों के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ, वो भी नहीं करना चाहिए। यकीनन हल्के के लोग ये भी तो कहते होंगे। वो पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चले आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसको लाया गया है, जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। हम अनाज उगाने वाले लोग हैं, हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे, आज हम यूक्रेन से गंदम मंगवा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अपने बाप की दवाई कहां से पूरी करूं जिसमें 500 गुना इजाफा हुआ है, मैं अपनी गाड़ी में या अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहां से डलवाऊं जिसमें इन्होंने कई गुना इजाफा कर दिया है, मैं अपने बच्चों की फीस कहां से अदा करूं। आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बिल्कुल एक तस्वुर से बाहर है कि 2 साल में इमरान अहमद न्याजी और इनकी हुकूमत ने जो इस मुल्क के साथ किया है, लोग ये सवाल करते हैं अगर आप सच पूछते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि मुल्क के इदारों को टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारिर साहब मेरे साथ नाज़िम, मुझे प्रोग्राम एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीनियर रहनुमा JUIF हाफिज हुसैन अहमद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। सीनियर रहनुमा JUIF हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, PDM के प्लेटफॉर्म से नून लीग जो एक बयानिया अपना रही है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जो इदारों पर तनकीद हो रही है, फिर अयाज सादिक साहब के जो बयानात सामने आए पिछले दिनों, आपने ज़ाहिर है इस पर एक स्टैंस लिया है, आप डटे हुए हैं। ज़ाहिर है कोई गलत बात है, आपने उसको गलत कहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह है आपकी अपनी ही पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि इत्तेहाद जिस बुनियाद पे बनाई जाती है और इस तरह जो PDM हमारी बनी थी उसमें चंद निकात तय थे। एक ये कि आइन की मुकम्मल बहाली, सरनो इंतखाबात और इस्तीफ़ों का ऑप्शन ये रखा गया था। अब जाहिर है कि हर जमात अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम और अपना जो है पॉलिसी के हवाले से आज़ाद है, लेकिन इत्तेहाद के अंदर ये तकरीबन तमाम जमातें उन्हीं निकात को फॉलो करने की पाबंद है जिन पे एग्रीमेंट हुआ है। मुस्लिम लीग नून का जो अपना बयानी है, यकीनन उनको हक़ हासिल है कि वो बयानी करें, लेकिन हमारे इत्तेहाद के हवाले से जो बयानी है उसके बारे में मैंने वजाहत भी की और यही गुजारिश की कि उस बयानिया को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाए
बाकी अपने प्रोग्रामों में जहाँ पर अपने प्रोग्राम में जहाँ पर उनके अपने जलसे हों, अपने पार्टी प्रोग्राम है, यकीनन वो सारी बात करें। लेकिन अगर इत्तेहाद का जलसा है तो फिर उसमें उन्हीं निकात तक अपने आप को महदूद रखे ताकि ये तो आपके लीडर मौलाना फजलुर रहमान को इस पर जो है ना वो ज़ाहिर है उनसे बात करनी चाहिए। वो तो अयाज सादिक के बयान के बाद उनसे मुलाकात करते हैं, जाते हैं, उनके बयान की तायद करते हैं, तो ये तो एक्शन उनको लेना चाहिए। ये तो बात उस प्लेटफॉर्म पर इत्तेहादी जमातों को, आपके लीडर को करनी चाहिए। जी हाँ, को सारी काम लीडर तो नहीं करते ना। जहाँ तक मीडिया के हवाले से मुझे जिम्मेदारी थी, मैंने उस पर बात की। और आपने देखा हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने भी ख़ुद उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया। तो और उसके अलावा आप उसको तो छोड़िए, खुद मलिक अहमद खान साहब ने एक प्रोग्राम में आप ही के चैनल पर मेरे साथ बैठकर कहा कि नहीं मैं इसकी जी आप ही के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी मजम्मत करता हूँ मैं। तो यकीनन हर एक की अपनी राय होती है ना। उस राय के बारे में अगर आप एक सवाल करेंगे तो मुझे उसका जवाब देना होगा, और उस आंसर के हवाले से मैं अपने नुक्ता निगाह को या अपनी सोच के बारे में अर्ज़ करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की थी तो ठीक है, अगर वो मेरे ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करेंगे तो पहले जनरल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ भी करें, और जब कोई शोकाज़ नोटिस मिलेगा तो हम उसका भी जवाब देंगे और उसे भी पब्लिक करेंगे, फिर कौम को पता चलेगा कि तो इस तरह तो आपकी अपनी ही जमात में दरार पड़ जाएगी, तो ये इत्तेहाद कैसे चलेगा फिर? नहीं, जाहिर है कि अगर मुस्लिम लीग नून के बयानिया के लिए अपनी जमात के किसी को शोकाज नोटिस देते हैं आप, तो फिर यकीनन ये बातें तो होती रहेंगी। फिर ये पहली बार नहीं है। आज़ादी मार्च में हमारे साथ धोखा हुआ, उसके बाद फेटफ के हवाले से हमसे वादा किया गया था। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। एक्सटेंशन के हवाले से भी उन्होंने यही बात की थी। तीनों जगह पर, चारों जगह पर उन्होंने हमारे उस आयत की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब उनसे मिल रहे हैं, इसमें कसूर किसका हुआ फिर? जाहिर है देखिए, हम मिल रहे हैं, मौलाना साहब से भी गुजारिश करते हैं, इजलासों में भी की है और हमने मीडिया पे भी की है। उसके हवाले से तो मैंने ये जितनी भी मिसालें आपको दी हैं, तो मेरे ख्याल में कि मलिक अहमद खान के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, खाकान के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए। और अगर एक शख्स उठकर कोई बात करता है, और ज़रूरी नहीं है कि अब उस जमात में सारे लोग उसी नज़रिए को उसके हवाले से इसलिए तायद करें कि जनाब हम एक इत्तेहाद में है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी अलग जलसे कर रही है और हमारे मुस्लिम लीग अलग कर रही है, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कॉमन पॉइंट्स और निकात पे ही बात हो सकती है। और अगर ये कोई मरजद तो नहीं हुआ है पार्टियों का कि जो बात किसी पार्टी का कोई बंदा करे हम उसे अपने नज़रिए से हटकर भी कबूलें। ज़ाहिर है मौलाना साहब बड़े हैं, उन्होंने अपनी मुरव्वत के हवाले से जो कुछ बात की है, हमने उस हवाले से हमने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। JUI के हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात में दिलचस्पी रखने वाले ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अमरीका जैसे मजबूत जमहूरियत के आमिल मुल्क में मंगल 3 नवंबर को जो इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई, उसका नतीजा 2 रोज़ गुजरने के बावजूद भी अभी तक सामने क्यों नहीं आया? इसका आसान जवाब ये है कि कोरोना की वजह से 10 करोड़ से ज़ायद अमरीकी वोटर्स ने हालिया इंतखाबात में जो डाक के ज़रिए वोट डालने को तरजीह दी, और वो अमरीकी रियासतें जहां कांटेदार मुकाबले की पेशगोइयाँ की गई हैं, वहाँ से बजरिया डाक मौसूल होने वाले वोटों की गिनती जो है ये अभी तक जारी है, जिसकी वजह से हतमी नताइज आने में मज़ीद वक्त लग सकता है। जबकि इब्तदाई गैर हतमी नताइज और अमरीकी जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है उसके मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारत की कुर्सी संभालने और वाइट हाउस में कदम रखने के लिए महज 6 इलेक्टोरल वोटों की दूरी पर हैं। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि ट्रंप अभी 214 इलेक्टोरल वोट्स ही हासिल कर पाए हैं अभी तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुकाबला ख़त्म हो गया है, बल्कि मुकाबला मज़ीद कांटेदार हो चुका है, क्योंकि अभी 4 रियासतों से नताइज आना बाकी हैं। इन रियासतों के जो मजमूई वोट्स हैं वो 57 हैं, और अगर ट्रंप
इन चारों रियासतों के इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेते हैं तो वो अपनी सदारत की कुर्सी की जो दूसरी टर्म है उसको बचा सकते हैं, क्योंकि अमरीकी सदर के लिए 270 वोट इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। अब ट्रंप की जीत का सारा इन्हिसार इन्हीं 4 स्विंग स्टेट्स पर है। आपको बताएं कि बहुत सी अमरीकी रियासतों में बजरिया डाक कास्ट किए गए वोट्स को इंतखाबी दिन के 3 रोज़ बाद तक मौसूल करने की इजाज़त दी हुई है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इसे 3 नवंबर को ही अरसाल किया गया हो। तहम सदर ट्रंप का ये मुतालबा है कि इन वोटों को काउंट ना किया जाए, जबकि जो बाइडन का मुतालबा है कि हर एक वोट को काउंट किया जाए, और उन्होंने आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला करने का जो है मुकाबले का ऐलान किया हुआ है। अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक सदर ट्रंप ने रियासत मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती रोकने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से वोटों की गिनती में धोखे का खदशा, धांधली का खदशा जाहिर करते चले आ रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप गुज़श्ता रोज़ अचानक नतीजा रुक जाने पर उन्होंने कहा था कि इंतखाबी नताइज का अचानक रुक जाना धोखा है, धांधली है। सवाल यह है कि अगर अमरीकी सदारती इंतखाबात मतनाज़े हो गए तो फिर होगा क्या? इस बारे में डेमोक्रेट पार्टी कई हफ्ते पहले खदशा ये जाहिर कर चुकी है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकस्त होती हुई नज़र आई तो वो इंतखाबी नताइज को मतनाज़े बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद अदालतों, सियासतदानों और कांग्रेस के ज़रिए ही सदारत का तयन किया जा सकेगा। अमरीकी इंतखाबी नताइज ताख़ीर का शिकार होने पर आलमी दुनिया में भी ज़ाहिर अब तशवीश पाई जा रही है। रूसी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अपने एक बयान में कहा है कि इस इलेक्शन से ये साबित हो गया है कि अमरीकी जमहूरियत का कोई म्यार नहीं है। चीन का सरकारी मीडिया कह रहा है अमरीकी इलेक्शन को तरक्की पजीर ममालिक के इंतखाबात से वो इसको तशबीह दे रहे हैं। इसी तरह जनूबी अफ्रीका का जो मीडिया है वो अमरीकी इलेक्शन को एक मजाक करार दे रहा है और कहा जा रहा है कि जब जमहूरियत को हाईजैक किया जा रहा हो तो इसे बचाने के लिए जमहूरी इदारों को ही आगे आना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या अमरीका के सदारती इंतखाबात ने अमरीका की आलमी साख पर मनफी असरात मुरतब किए हैं? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वाशिंगटन डीसी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपका। अनवर इकबाल साहब, अमेरिकन इलेक्शंस को ट्रंप की तरफ से, रिपब्लिकन की तरफ से धांधली ज़दा कहकर इंतखाबात को मतनाज़े बनाने की जो कोशिश की जा रही है, आप क्या देख रहे हैं कि अभी तक की सिचुएशन में कोई हतमी बात करने के काबिल है कि कहा जा सके वाकई जो बाइडन है वो बाजी ले सकते हैं? नहीं, हतमी बात तो नहीं की जा सकती। और दूसरी बात ये कि जो मुतनाज़र बना रहे हैं वो वोट को नहीं बना रहे हैं, वो कह रहे हैं काउंटिंग पे एतराज़ है इनको। हाँ। वो कह रहे हैं कि एक खास मुद्दत के, एक खास वक्त के बाद काउंटिंग रोक देनी चाहिए थी। काउंटिंग अब तक क्यों हो रही है? वो उनका कहना था कि इलेक्शन नाइट जो है वो इलेक्शन नाइट की सुबह तक फैसला हो जाना चाहिए था, बल्कि जिस तरह हम पहले होता रहा है, जब इतने ज़्यादा वोट नहीं पड़ते थे तो 10, 11, 12 बजे तक नताज आना शुरू हो जाते थे। आप एक बात ध्यान में रखें जिसको हम असल में हतमी नताज कहते हैं और जिसकी बुनियाद पे अमेरिका में सेलिब्रेशन होती रही है, वो ऑफिशियल नताज नहीं होते, हतमी भी नहीं होते, वो सिर्फ मुख्तलिफ जो मीडिया के अदारे हैं उनके दिए हुए नताज होते हैं। लेकिन पिछले इंतखाबात में यानी होता ये था कि फ़र्क वोट का इतना वाज़ह होता था कि उन नताज पे कोई इतराज़ नहीं करता था, उसको मान लिया जाता था। हतमी नताज जो है वो हमेशा हफ्ते 10 दिन बाद आते हैं और वो बाज़ाब्ता उनके जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनकी तस्दीक के साथ आते हैं और फिर 13 दिसंबर को एक इजलास होता है कांग्रेस का जिसमें उनको इंडोर्स किया जाता है और उसके बाद ऑफिशियली उस रिजल्ट को तस्लीम किया जाता है। तो ये जो मीडिया, ये जो सारी एक्सपेक्टेशन होती है मीडिया की होती है, पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि सदर ट्रंप मेरा नहीं ख्याल कि वो ये साबित कर सकेंगे, जो कि एक दफ़ा उनमें से जो उनके वकील हैं जूलियानी, इन्होंने कल फिलाडेल्फिया में दावा भी किया था कि पता है, हमें ये नहीं कहा था कि वो जाली वोट, उन्होंने कहा हमें पता नहीं कि वो कैसे वोट है। तो ये इस तरह बात कर सकते हैं लेकिन वो जाली नहीं साबित कर सकते, इसलिए कि वोट जाली नहीं है। और जो उन्होंने कंप्लेन, नज़र इस पर रखें कि जो उन्होंने कंप्लेन की है अदालतों में, 3 कंप्लेनें फाइल की उन्होंने, विस्कॉन्सिन की, मिशिगन की और एरिज़ोना की, उसमें भी इन्होंने ये नहीं कहा कि जाली वोट भुगता गए। उन्होंने कहा है, उन्होंने शिकायत सिर्फ एक पॉइंट पर रखी है कि काउंटिंग क्यों होती रही, काउंटिंग रोकी जाए और बस काउंटिंग जहाँ तक हुई थी पहली रात वहाँ तक ख़त्म की जाए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, ट्रंप 214 पे जो है ना वो रुके हुए हैं। 4 रियासतों के कहा जा रहा है नताइज का इंतजार है, नेवाडा है, एरिज़ोना है, जॉर्जिया है जिसके 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, पेंसिल्वेनिया 20। आपको लगता है कि इन स्टेट्स के जो रिजल्ट हैं वो ट्रंप के हक में आकर
बाजी पलट सकती है? देखिए इस वक्त जो है ना, आपने जो एपी के फिगर्स कोट किए हैं उसके मुताबिक 264 और 214 हैं। हाँ। तो उसके मुताबिक तो बाइडेन को एक स्टेट चाहिए। हाँ। और नेवाडा है जहां वो थोड़ा सा 8,000 वोट से सिर्फ आगे हैं, लेकिन हैं। और ट्रंप को जो है सारे जीतने हैं। हाँ। एक स्टेट भी हार गए तो वो हार जाएंगे, लेकिन ट्रंप को एडवांटेज ये है कि इसमें नेवाडा को छोड़ के सारी की सारी रेड स्टेट्स हैं जो पहले रिपब्लिकन के पास थी, तो वो वहाँ जीत सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं जीतेंगे। मसलन इस वक्त सबसे बड़ा जो प्राइज है वो पेंसिल्वेनिया है, जहाँ इतने 20 जीत गए तो वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। वहाँ जो है जो शहरी मराकज़ हैं, आप उसका नक्शा उठा के देखें तो सारा नक्शा रेड है, रिपब्लिकन है, लेकिन दो बड़े शहरी मराकज़ हैं पिट्सबर्ग और फिलाडेल्फिया, वो रिपब्लिकन है और सबसे ज़्यादा वोट्स वहाँ हैं। वहाँ अब भी कहते हैं कि 1 मिलियन वोट्स काउंट नहीं हुए हैं, जबकि 1,00,000 कुछ हज़ार की, 1,18,000 की है, 1,80,000 की लीड है ट्रंप की। अगर वो 1 मिलियन वोट काउंट हो गए तो ट्रंप हार भी सकते हैं। इसलिए तो पेंसिल्वेनिया के नतायज जब तक पूरी तरह तस्दीक ना हो जाए कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।